चलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं आप? 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर मतलब घोषणा। नई घोषणा क्या हो रही है इसमें? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में। सुनिए, दास प्रथा भारत में बहुत गहरे रूप से अपनी जड़ें जमा चुकी थी। दास प्रथा से अंग्रेजों को क्या नुकसान हो सकता था? मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके अंडर जो है 10,000 दास है, 10,000 दास उसके लिए जान दे सकते थे और उसके एक इशारे पर, उसके मालिक के इशारे पर अंग्रेजों के लिए मुसीबत पैदा कर सकते थे। दूसरी बात है, जब शासन किसका है? ब्रिटेन का, कंपनी का, तो कोई भारतीय व्यक्ति क्यों दास रखेगा? वो मालिक कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का? इसीलिए भी दास प्रथा को क्या किया गया? विधि विरुद्ध घोषित किया गया। ठीक है, और प्रावधान किसमें था? 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन 10 साल लग गया दास प्रथा को भारत में अंतिम रूप से समाप्त करने में। और आप देखेंगे कि 1843 में जाकर के एलन बरो इसी एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को पूरी तरह से भारत में समाप्त करने में सफल हो पाते हैं। 10 साल लग जाता है। ठीक है, तो कौन खत्म करता है? एलन बरो। कब खत्म करता है? 1843 में। ठीक है, और इसका प्रावधान किस में था? 1833 के ही चार्टर एक्ट में। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 1843 में इसका उन्मूलन हो गया। लिख लीजिएगा एलन बरो। आगे देखिए, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहरा। अभी तक भारत में अयोग्यता का जो पैमाना था वो धर्म था। अयोग्यता का जो पैमाना था उसकी जाति थी, उसका जन्म स्थान था, उसका वंश था, उसका रंग रूप था। इन आधार पर भारत के सभी लोग नौकरी पाने लायक नहीं थे। अब सोचिए कि अगर अंग्रेज ये काम करे कि भारत में नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए जिसको योग्य बताया गया, अगर वही सिर्फ शिक्षित हो और नौकरी के लिए अप्लाई करे, तो वो लोग बहुत कम हो जाएंगे, नहीं होंगे? कितने ब्राह्मण होंगे, कितने राजपूत होंगे, कितने लालाजी होंगे? ठीक है, और अगर ये लोग कम होंगे और इन्हीं को नौकरी पर रखेंगे तो चूंकि ऊंची जाति के हैं तो कम पगार पे काम नहीं करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे? भारत के उन वर्गों को अधिकार देंगे जो वर्ग अभी तक अधिकार विहीन थे नौकरी और शिक्षा को लेकर। और इसमें यह कमाल का काम क्या किया? 1833 के चार्टर एक्ट में कि धर्म बाधा नहीं बनेगा, जन्म स्थान बाधा नहीं बनेगा, मूल वंश किस मूल का है, किस वंश का है, यानी जाति भी आ गया, रंग बाधा नहीं बनेगा। इन आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। जो आपको आर्टिकल 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भेदभाव नहीं हो सकता है, वही आर्टिकल 15 देखिए यहां पर आ रहा है 1833 के चार्टर एक्ट में आ रहा है। ठीक है, इसका मकसद क्या था? यही कानून है। इसी कानून के तहत आप देखेंगे B.R. अम्बेडकर के पिता, वो जो है बहुत बड़े पद पर, सेना में सूबेदार के पद पर जाते हैं, उन्हीं का लड़का है B.R. अम्बेडकर। तब ना आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो अगर ये कानून नहीं होता तो B.R. अम्बेडकर के पिताजी को नौकरी नहीं मिलती तो B.R. अम्बेडकर कहाँ से योग्य हो पाते हैं? हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट है ये। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आगे देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद है, समझ गए, उसके सारे दोस्त, राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, अब जब राजस्व का आप उसको पूरा तरह से ताकत दे देंगे तो पूरे देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट। अभी तक अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग बजट आ रहा था। अब सारी शक्ति किसमें निहित कर दी आप? गवर्नर जनरल में। तो अब पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार होगा। इसका अधिकार किसको दे दिया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में ही है। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है, कौन सा दीवानी मामला होगा, कौन सा फौजदारी मामला होगा। फौजदारी मामला मतलब क्रिमिनल केस, दीवानी मामला मतलब रेवेन्यू केस, जो भी रेवेन्यू वाला मामला होता है, ठीक है। फौजदारी याद रखिएगा, क्रिमिनल केस, डकैती, मारपीट, बलात्कार, ये सब किस में आता है, फौजदारी मामले में, ठीक है। और दीवानी मामले में क्या आता है, संपत्ति, उत्तराधिकार, तलाक, विवाह, ठीक है, ये सब। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर लिया गया। क्यों वर्गीकरण किया जा रहा है, इसलिए वर्गीकरण किया जा रहा है कि अब जो आने वाला है, कौन आने वाला है, ब्रिटिश संसद, उसका शासन आने वाला है, कंपनी का शासन जाने वाला है। तो अपने लिए ये रास्ता साफ करता जा रहा है, तो इसीलिए क्या करेगा, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर देगा। और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो 1833 की चार्टर एक्ट में है। अभी मैकाले के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, 5वां सदस्य जोड़ दिया गया है, ठीक है। विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, तो विधि आयोग भी आ गया। और 1834 में देखिए, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका काम क्या था, तो कहिएगा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करना। मैकाले के विधि आयोग का क्या काम था, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करना, ठीक है। तो और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। आज भी है भारत में ये व्यवस्था, विधि आयोग चल रहा है ना, अभी भी सुनते हैं ना। 7वीं विधि आयोग की सिफारिश भारत सरकार को ये थी, 8वीं विधि आयोग की सिफारिश ये थी। चलिए अब आगे आइए। 20 वर्षों के लिए तो आप बढ़ा दिए थे कंपनी के अधिकार को, ठीक है, खत्म होने वाला था, लेकिन अंग्रेजों को लगता था कि नहीं, तुरंत अभी आना सही नहीं, थोड़ा सा और तैयारी कर लेते हैं। संसद ये सोचती थोड़ा सा और, ऐसा ना हो कि हमारे जाने से मामला अभी तक जो कंपनी करके रखी थी वो बिगड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी प्रबल है, स्ट्रांग है भारत के अंदर, हम तो भारत से बाहर शासन कर रहे हैं, कंपनी पर शासन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है, भारत के लोग उसके साथ इमोशनली अटैच तो नहीं है। अगर हम कंपनी पर डायरेक्ट वार करके आते हैं तो कहीं भारत के लोग हमारे विरोध में खड़े ना हो जाए, कंपनी भड़का नहीं दे, इस बात का भी डर था। क्योंकि अमेरिका जा चुका था ना, अमेरिका की कहानी तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन से ही कुछ व्यापारी गए थे, कहाँ, अमेरिका व्यापार करने के लिए। अब वहाँ वो कंपनी क्या की, तो वहाँ वो कंपनी धीरे धीरे शक्तिशाली हो गई। शक्तिशाली हो गई तो ब्रिटेन बड़ा खुश था कि वहाँ की कंपनी इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके हमको भेज रही है। धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी सोचना शुरू कर दिया कि हम लोग जो यहाँ हैं, अपनी पत्नी को बुला लिया, अपना परिवार को बुला लिया, एक पुश्त से दूसरा पुश्त अब वहाँ नौकरी करने लगा अमेरिका में। धीरे उन्होंने सोचा कि अब हमको ब्रिटेन से क्या लेना देना, हम इतना पैसा जो वहाँ भेजते हैं, अगर उस पैसे को बचा लें तो हम यहाँ काफ़ी अच्छा जीवन जी सकते हैं। हम क्यों जाएँ वहाँ ब्रिटेन, दोबारा आए हैं ब्रिटेन से, लेकिन जाएंगे क्यों जब हमारा शासन है। तो उसने क्या किया, ब्रिटेन से आया था लेकिन ब्रिटेन से ही संपर्क तोड़ लिया व्यापारियों ने। तो पहला धोखा, पहला गद्दारी, पहला बेवफाई अंग्रेजों को झेलना पड़ा था। अपने ही लोगों ने उसके साथ गद्दारी की और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। नहीं चाहता था भारत में भी ऐसी स्थिति हो, इसीलिए 1773 से ही वो नज़र गड़ा करके रखा है, इसको पहले से रेगुलेट करेंगे और जब लगेगा इसकी ज़रूरत नहीं, हटा के खुद से शासन कर लेंगे। समझ रहे हैं। चलिए, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही स्थिति है अंग्रेजों की। 1853 आ गया। सोचिए कब से प्लान बना रहा है हटाने का। 1813 में पहला प्रयास किया, 20 वर्ष बढ़ा दिया अधिकार पत्र। फिर 33 में 20 वर्ष बढ़ाया, फिर 53 आ गए। अब 53 में क्या करने वाला है, 53 में तैयारी हो गई है कि नहीं देखते हैं। चार्टर एक्ट, फिर घोषणा पत्र आ रहा है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके, यानी अभी तक क्या हो रहा है, किसी सर्विस के लिए नाम बता दिया जाता था, रिकमेंड कर दिया जाता था, उसको नौकरी मिल जाती थी, सर्विस मिल जाती थी। अब क्या करेंगे, सेवाओं में नामजदगी से नहीं चलेगा कि किसी को रिकमेंड कर दिए नाम और उसको नौकरी मिल गई है, महत्वपूर्ण पद मिल गया। अब प्रतियोगी परीक्षा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हाँ,
आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी शुरुआत जो होती है भारत में इसी एक्ट से 1853 के एक्ट से, ठीक है, आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। हाँ, मैकाले ना बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, मल्टी टैलेंटेड आदमी था, ठीक है। तो 1854 में क्या किया गया, मैकाले समिति की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखिए, गवर्नर जनरल की सख्ती में भी अभी तक परिषद जो था उस परिषद को भी दो भागों में बांट दिया। एक, ठीक है, विधायी जो सिर्फ कानून निर्माण करेगी, और दूसरा, तो एक विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हो गया। विधायिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। तो परिषद में कितने, 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसी को क्या कहा गया, विधान पार्षद। तो विधान पार्षद या विधान परिषद आ रहा है अब एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, ठीक है। विधान पार्षद को अब घेर लीजिएगा। 1858 की बात अब करिए, ठीक है। 1858 ईस्वी में क्या हो गया, भारत शासन अधिनियम आ गया। सुनिए, ऐसे थोड़े हुआ है, हुआ थोड़ा सा अलग ढंग से हुआ है। 1853 में घोषणा की गई कि कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है। किसी भी पल कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश संसदीय शासन को स्थापित किया जा सकता है, कभी भी, ये घोषणा हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों को अभी भी संसद को डर लगता था, कहीं कंपनी वहां कुछ ऐसा कुछ करके रखा हो, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, वहां पर ब्रिटिश संसद के कुछ लोगों ने यह कहा कि सरकार एक काम कीजिए, अभी तक तो ब्रिटिश रियासत है भारत में, तो जितने भी देसी रजवाड़े हैं वो हमारी बात सुनते हैं क्योंकि हमारी शासन में है। लेकिन अच्छा यही होता कि हम डायरेक्ट शासन करें, ना कि ब्रिटिश रजवाड़े के माध्यम से। ठीक है, वो हमारे पाले हुए कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा हो और अच्छा होगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया एक खतरनाक आदमी को, और उसका नाम था डलहौजी। क्या नाम था, डलहौजी। डलहौजी का मकसद ही था कि जो देसी रियासत है उसमें से भी क्या छीन करके ब्रिटिश राज्य में विलय करवा सकते हैं। जो भारतीय ब्रिटिश राज्य है डायरेक्ट, जहां कंपनी डायरेक्ट शासन कर रही थी, ना कि देसी रजवाड़ों के माध्यम से, जहां डायरेक्ट शासन कर रही थी। तो वहां के लिए उसने क्या किया, इसका काम था, डलहौजी जब आया ना, तो ऐसे जितने भी राज्य हैं क्या उसको मिलाया जा सकता है ब्रिटिश साम्राज्य में, अलवल नीति बनाता था। क्योंकि मकसद तो आप जान लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा करना था। वो क्या किया, ऐसा ऐसा कानून बना दिया, नाम सुने होंगे, राज्य विलय का सिद्धांत बनाया था डलहौजी। हड़प नीति इसी को कहते हैं, ठीक है, राज्य विलय का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और इसमें क्या किया गया कि भाई जितने भी राजा रजवाड़े हैं, अगर उसको अपना बाल बच्चा नहीं है, गोद लिया हुआ बाल बच्चा होगा, तो जिसको अपना उत्तराधिकारी नहीं है वो आगे शासन नहीं कर सकता है। उसके बेटे को वैलिडिटी हम नहीं देंगे, वैलिड नहीं बताएंगे, इनवैलिड बता देंगे। और जैसे भी जिनका भी ब्रिटिश, मतलब आप यही समझिए कि अंग्रेजों के सहयोग से ही सभी देसी रजवाड़े बने हुए थे, लगभग। तो ये नियम बनाया कि ऐसा कोई भी राज्य जो ब्रिटिश सहयोग से बना हो, ऐसा कोई भी देसी राज्य या रजवाड़ा जो ब्रिटिश सहयोग से बना हुआ हो, अगर उसका अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके शासन का, उसके क्षेत्र का विलय कर लिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य में। नियम बना दिया। अब जब नियम बना दिया इस तरह का, तो दिक्कत तो होगी रजवाड़ों को। रानी लक्ष्मीबाई को अपना बेटा है, गोद लिया हुआ बेटा है, अब महाराज की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो अब वो चाह रही है किसी तरह ये हमारा अगला उत्तराधिकारी बने, लेकिन डलहौजी ने ऐसा काम कर दिया है। तो बहुत सारे राजे रजवाड़े जो है डलहौजी की इस नीति से असंतुष्ट थे।
बहुत सारे जमींदार भी असंतुष्ट हो गए, क्योंकि डलहौजी ने एक काम क्या किया, कहा पता लगाओ जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जमींदार हैं, क्या ऐसा कोई जमींदार है जो टैक्स छुपा रहा है हमसे, उसके पास जमीन अधिक हो लेकिन लगान हमको कम दे रहा हो, टैक्स छुपा रहा हो किसी तरह से। और इसका पता लगाने के लिए उसने क्या किया, इनाम आयोग की स्थापना की। ठीक है, जो व्यक्ति बताएगा उसको इनाम देंगे, और पता चल जाता था, और जब पता चल जाता था उस क्षेत्र का तो उसका विलय कर लेता था सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, तो इस तरह से डलहौजी ने बहुतों ऐसे काम किए जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य का हित हो सके, और इसी चक्कर में उसने भारतीय देसी रजवाड़ों का और जमींदारों का अहित कर दिया। लेकिन जब तक डलहौजी था, भारत के लोग चूंकि एकत्रित होंगे फिर गुस्साएंगे, अकेले अकेले गुस्साने से तो कुछ होगा नहीं, तो समय लग गया इसी में। डलहौजी तब तक जा चुका था, 1857 का समय आ गया, तो डलहौजी का जो गुस्सा था वो अगले गवर्नर जनरल पे उतर गया। कैनिंग आ गए थे, बढ़िया आदमी थे, डलहौजी जा चुका था, लेकिन डलहौजी का गुस्सा फूटा किस पर, कैनिंग पर। ठीक है, और 1857 का विद्रोह हो गया। अब देखिए आप, चाल बताते हैं, कोई अभी क्लास में नहीं सोएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। जब ब्रिटिश संसद ने डलहौजी को भेजा था भारत में, तो एक तो कह दिया तुम जिस तरह से भी हो, साम दाम दंड भेद जैसे भी आप प्रयोग कर सकते हो करो, लेकिन ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए, ना कि देसी रजवाड़ों का। पहली बात तो डलहौजी ने कहा मालिक इससे कोई दिक्कत भी होगी, भारतीय लोगों में असंतोष की भावना हो सकती है। तो कहा असंतोष की भावना हो सकती है तो होने दो, झेलेगा कौन, कंपनी। करोगे तुम, झेलेगा कंपनी। ठीक है, तो उसने जो कुछ भी किया झेला कौन, कंपनी। अब भारतीय लोगों को कंपनी पर से विश्वास उठ गया, कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसको हम लोग 1857 का, ठीक है, पहली क्रांति कहते हैं या राष्ट्रीय क्रांति कहते हैं। अब ये जब हो गया तो इससे कंपनी, देखिए संसद को क्या फायदा हुआ, ब्रिटिश संसद को, जिस कंपनी से वो भयभीत था कि पता नहीं कंपनी क्या करेगी अगर जिस दिन इसके शासन को का अंत करेंगे, अब देखिए उसको किस तरह से गियर में फंसाया उस कंपनी को। भारतीय लोग विरुद्ध हो गए किसके, कंपनी के, उसको लगा कंपनी विलेन है, और कंपनी के विरुद्ध उसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। और धीरे धीरे ब्रिटिश संसद नहीं सोची थी इतना बड़ा विद्रोह हो जाए, वो सोचा था विद्रोह हो लेकिन इतना बड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाए ये नहीं सोचा था। लेकिन वो अनकंट्रोल्ड जब हो गया तब उसको ऐसा लगा, किसको, ब्रिटिश संसद को, ऐसे में अगर कंपनी डूबती है तो कंपनी अकेले नहीं डूबेगी, हमारा जो सपना है वो भी डूब जाएगा भारत पर शासन करने का। तो फिर वो क्या करता है, रिटेलिएट करता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है, सेना भेजता है, अमेरिका वगैरह सब जगह से सेना लाता है, भेजता है फिर, और भेजने के बाद 1857 की क्रांति को दबाता है। तो कंपनी नहीं दबा रही है, ब्रिटेन दबा रहा है 1857 की क्रांति को, याद रखिएगा। हाँ, और जैसे ही दबा दिया, जितने विद्रोही थे उसको फांसी और सजा दे दी गई, मामला शांत हो गया, तब महारानी घोषणा करती है क्या, कि भाई आप लोग हमारे बच्चे हैं। हाँ, अशोक की तरह नकल किया गया, कहा गया ये जो कंपनी जो है बहुत जुल्मी थी, इसने बड़ा शोषण किया है आप लोगों का, इसने अव्यवस्था किया है यहाँ पर, इसीलिए इस शोषणकारी कंपनी को हम भंग करते हैं और आज से हम आप पर शासन करेंगे, हम आपका दायित्व संभालेंगे। भारतीय लोग तो इमोशनल होते ही हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश मैया बना लिया अपना, ठीक है, और उसी के अधीन हो गए, महारानी की जय, महारानी की जय। ठीक है, ये स्थिति हो गई, दोनों काम हो गया, महारानी को भेजा गया, संसद को नहीं भेजा गया था। देखे चाल, महारानी कही आज से आप लोग मेरे बच्चे हैं, भारत के लोग इमोशनल हो गए, कंपनी को विलेन बना दिया गया, कंपनी भी खत्म हो गई,
भारतीय लोगों का समर्थन भी संसद को मिल गया, क्राउन को मिल गया, और क्राउन का शासन भी हो गया। तीनों चीजें एक साथ हो गई। तो अब आ रहा है 1858 का एक्ट। देखिए, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, अब ये पहला शब्द सुन रहे हैं इतना देर में, क्या सुने अब? अभी तक ये शब्द आ रहा था, अब आया है भारत शासन अधिनियम 1858 से। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता देखिए, भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, कंपनी खत्म। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है कई बार कि 1857 का कोई फल मिला कि नहीं इंडियन को? मिला भाई, कंपनी के शासन का अंत, जो कंपनी के विरुद्ध था उसके शासन का तो अंत कर ही दिया। सफल कैसे नहीं हुई? तो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला गया। क्राउन मतलब क्या? क्राउन मतलब होता है ताज, और ताज किसके सिर पे था? महारानी का। तो समझ रहे, एक तरह से महारानी का शासन हो गया। हाँ, भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत अब संसदीय शासन प्रणाली का अंग बन जाएगा, इसलिए भारत में भी मंत्री परिषद की व्यवस्था होगी। ठीक है, मंत्री पद की व्यवस्था, इसको घेर लीजिए। भारत में क्या होगी? मंत्री पद की व्यवस्था। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। नहीं पूछता है 15 सदस्य वाला, मंत्री पद बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 सदस्य जो ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, नहीं पूछा जाएगा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण। अब भारतीय मामले को कौन देखेगा? कंपनी नहीं देखेगा, ब्रिटिश संसद सीधे देखेगा। ठीक है, सीधा नियंत्रण। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, अभी तक नहीं समाप्त किया गया था। ठीक है, क्योंकि लोगों की भावना ये देखा गया था कि भले मुगल सम्राट नहीं थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट को सम्राट मान लिया गया था। तो जब तक उस वंश का कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा, तब तक भारतीय लोगों की निष्ठा उसके प्रति हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन? तो अंतिम मुगल बादशाह आप क्यों पढ़ते हैं उसको? क्या उसका बाल बच्चा नहीं था? उसका वंश आगे नहीं बढ़ा, तो पद समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम में। इसीलिए अंतिम मुगल सम्राट रह गया, क्योंकि मुगल सम्राट का पद ही समाप्त हुआ था। किसमें? 1858। अब समझे आप लोग क्यों कहते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था? इसीलिए क्योंकि पद समाप्त हुआ है 1858 के एक्ट में। वंशज है, लेकिन पद ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त, और इसीलिए भी सब पद समाप्त करना था कि एक राज्य में 2 राजा तो नहीं हो सकते हैं, 2 शासन तो नहीं हो सकता है। जब महारानी अब अपना चुकी है, तो भाई मुगल बादशाह के पद का कोई फिर मान्यता क्या होना चाहिए? औचित्य कुछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अच्छा इसकी जरूरत है अब? ये लोग तो कंपनी के शासन के लिए आए थे, कंपनी पर शासन के लिए आए थे। जब कंपनी ही नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या करिएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कीजिएगा? समाप्त कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव का, अब देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, क्वेश्चन पूछता है। राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव बनेगा एक, जो भारतीय मामलों को देखेगा। कहां पर? ब्रिटिश संसद में। जैसे देखिए, वित्त मंत्रालय के लिए एक वित्त मंत्री होता है, नहीं, रक्षा मामलों के लिए एक रक्षा मंत्री होता है ना, शिक्षा मामलों के लिए एक शिक्षा मंत्री होता है। उसी तरह से भारत संबंधी सभी मामलों के लिए एक सचिव रहेगा, जिसका नाम क्या होगा? भारत सचिव, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, सीधा कहेंगे भारत सचिव। तो पूछेगा भारत सचिव पद का सृजन किस एक्ट में हुआ? 1858 के एक्ट में। अरे इसको जल्दी से लगाइए तो चार्ज में, जल्दी से चार्ज में लगाइए इसको। चार्जर कहाँ है? देखिए तो इस पे है।
चलिए अब आगे देखिए। अच्छा, ये जो ब्रिटिश राज सचिव है किसके लिए जिम्मेदार होगा? ब्रिटिश संसद के प्रति कि भारतीय लोगों के प्रति? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होगा? हाँ, भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होगा। हाँ, भारत के लोग नहीं होंगे भारत सचिव। ठीक है, तो भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होगा। किसका? भारत के सचिव का, भारत सचिव का। यहां तक कि गवर्नर जनरल जो होंगे ना वायसराय, तो वायसराय अकेले कोई काम नहीं कर पाएंगे, वायसराय और भारत सचिव मिलकर के काम करेंगे। इसीलिए आप सुनते होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, तो एक भारत सचिव है और एक गवर्नर जनरल है। अभी भी तो वही होता है, प्रधानमंत्री और मतलब मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति मिलकर के कोई काम करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, तो भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था, उसी का वाक्य अंतिम होता था। वाक्य अंतिम किसका? भारत सचिव। तो अगर वायसराय या गवर्नर जनरल में भारत सचिव में अगर दोनों का मतभेद हो जाए तो उसमें किसका चलेगा? वायसराय का तो चलेगा सर। नहीं चलेगा वायसराय का। भारत के सभी मामलों के लिए अंतिम रूप से, ठीक है, अंतिम रूप से जो जिम्मेदार है वो कौन है? भारत सचिव। इसीलिए आप देखेंगे करजन जैसे लोग इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि भारत सचिव का चलता है। ठीक है, भारत सचिव किसका पक्ष ले लेगा? अब देखेंगे कि उसी का कार्यकारिणी परिषद था, काउंसिल था, उसमें जो है इस सैन्य मामले को लेकर के जो है एक गतिरोध हो गया, जिसमें गवर्नर जनरल का विचार कुछ और था और उस सैन्य मामले का जो अधिकारी था उसका विचार कुछ और था। तो उसने सुझाव दिया, इसने नहीं माना। बाद में भारत सचिव के पास मामला गया, भारत सचिव ने क्या किया? गवर्नर जनरल का नहीं सुन करके उसका मान लिया, बस इसको ठेस लग गई, ईगो हर्ट हो गया, करजन ने इस्तीफा दे दिया था। सुने होंगे इस तरह की बात। चलिए आगे। तो इसका वाक्य क्या होता था? अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में, सब कुछ में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया, तो पद का नाम बदल गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम है वही चीज, नाम बदल करके वायसराय। हाँ, तो याद रखिएगा ये जो वायसराय है ना, ये किसका प्रतीक है? वायसराय प्रतीक है महारानी के प्रतिनिधि का, महारानी का एजेंट है ये। और भारत सचिव जो है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? तो कहिएगा प्रधानमंत्री का। तो एक पीएम का रिप्रेजेंटेटिव है भारत में, उसका नाम भारत सचिव, और एक महारानी का रिप्रेजेंटेटिव है भारत में, उसका नाम है वायसराय। समझ में आया बात? हमारे देश में दो व्यवस्था है ना, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी। तो समझ लीजिए जो राष्ट्रपति है वहां की महारानी है, तो एक महारानी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वायसराय कहलाएगा, और जो वहां के प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव है वो राज्य सचिव कहलाएगा, भारत सचिव कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि चुने हुए लोगों की शक्ति ज्यादा होती है, तो इसीलिए महारानी तो बस नाम का, गवर्नर जनरल नाम का, लेकिन असली पावर भारत सचिव में। ठीक है, आगे देखिए। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय होंगे। तो कैनिंग को याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग को। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी, ये अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, और प्रथम वायसराय यही है। ठीक है, अब देखिए क्या आया। देखिए यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा है, 1861। चलिए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अभी तक समझे सब कुछ? ये ऐसा चैप्टर है ना, बहुत लोग बहुत समय से पढ़े, समझे नहीं कभी कि था क्या, हुआ क्या, ये सब कैसे भारत किस एक्ट में क्या हुआ था। आपको ना लॉजिक से याद रहेगा, अगर आप कहानी सुन लिए ना ये वाला, आपको याद रहेगा किस में क्या होना चाहिए था। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता देख लीजिए। ब्रेक ले लें? ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं।